जय हिंद दोस्तों, लैब स्टैंड फिजिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अब तक अपन ने सेंटर ऑफ मास और उसके बाद ये समझ लेते कि रिजिड बॉडी क्या होता है, दृढ़ पिंड क्या होता है, और लास्ट में जाते जाते अपने एक चीज़ निकल के आई थी आई, जड़ता। यानी कि आपने यदि पिछली वाली क्लास देखी हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पिछली वाली क्लास देख के ही देखने आए हो क्लास, ठीक है, डायरेक्ट जंप मत करना। तो पिछली वाली क्लास में अपने लास्ट में जाके जब अपन काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे थे, गतिज ऊर्जा निकाल रहे थे, तो एक फॉर्मूला आया था, एक अपने टर्म आई थी, जब सारी चीज़ें कॉमन ली थी उसके बाद आया था एम आर स्क्वायर। वो एम आर स्क्वायर क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण। वो एम आर स्क्वायर क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस में भी साफ साफ एक टॉपिक लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। ठीक, अगले 3 से 4 लेक्चर इसी पे अपने चलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण सेम वही चीज है जो काम द्रव्यमान अपने स्थानांतरण गति में करता है। ठीक है, यानी जो क्या बोलते हैं, जो रेखीय टाइप की गति, यानी जो मैंने बताया था आपको, एक तो रोटेशनल होता है, घूमने वाला, ठीक है, एक होता है स्थानांतरण टाइप। ठीक, तो जो काम द्रव्यमान का है स्थानांतरण गति में, उसी प्रकार का काम इस जड़त्व आघूर्ण का है, किसमें? घूर्णन गति में, रोटेशनल मोशन में। ठीक, आगे सब कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे किया। जब आप क्या पढ़ोगे? टॉर्क पढ़ोगे। ठीक है, जब आप टॉर्क पढ़ोगे तब टॉर्क में आपको सब कुछ चीजें समझ में आ जाएगी कि भी ये एक्चुअली में अपन आई एंड एम की तुलना क्यों करते हैं। आगे मैं आपको एक टेबल भी बताऊंगा जिसमें ये मतलब सब कुछ एक रेखीय गति और इस घूर्णन गति का मतलब जो डिफरेंस होता है, चीज़ें मतलब क्या क्या टर्म सिमिलर होती है। ठीक है, आई को आप एम की तुलना में ले सकते हो, उसी प्रकार फोर्स होगा उसको आप बल आघूर्ण टाउ, ठीक है, टॉर्क, उसकी तुलना में ले सकते हो। तो वो चीज़ें सब कुछ अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन जड़त्व आघूर्ण की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। अभी जड़त्व आघूर्ण होता क्या है? सिंपल सी बात है। अगर कोई पूछे कि भाई जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, तो किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है उस वस्तु का द्रव्यमान इंटू दी गई अक्ष से द्रव्यमान की लंबवत दूरी। किसी वस्तु का द्रव्यमान इंटू दी गई अक्ष से द्रव्यमान की लंबवत दूरी। अब देखो, सिंपल सी बात है, कहने का मतलब क्या है? इंग्लिश में बोले तो जिस वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसका मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम गिवन एक्सिस, दी गई अक्ष से लंबवत दूरी। इसको ध्यान से समझना, ये लाइन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण किसका होगा? किसी वस्तु का होगा, किसी द्रव्यमान का होगा। ठीक, तो उसका फॉर्मूला होता है उस वस्तु का द्रव्यमान यानी कि m इंटू दी गई अक्ष से। दी गई अक्ष का मतलब क्या होता है? आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन में आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको इस वाली एक्सेस के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। समझ गए? तो उस अक्ष से द्रव्यमान की लंबवत दूरी, उस अक्ष से द्रव्यमान की लंबवत दूरी यानी कि I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, सॉरी, अक्ष से द्रव्यमान की लंबवत दूरी का स्क्वायर, लंबवत दूरी का स्क्वायर। ठीक, उस वस्तु का द्रव्यमान इंटू दी गई अक्ष से लंबवत दूरी का स्क्वायर। बात क्लियर? क्योंकि आर स्क्वायर है। अब देखो बात क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ये क्या है? ए बी अक्ष है। ये क्या है? ए बी अक्ष है। इस ए बी अक्ष में आप देखोगे तो ए बी अक्ष से आर लेंथ की दूरी पर एक मास है, द्रव्यमान है एम। इस ए बी अक्ष से आर लेंथ की दूरी पर एक द्रव्यमान है एम। तो साफ बात है, इस द्रव्यमान एम का, इस द्रव्यमान एम का ए बी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ए बी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, यानी कि इस मास जो एम है उसका ए बी अक्ष के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होगा? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। जहाँ पे m क्या है?
ये द्रव्यमान मास, और आर क्या है, इस अक्ष से लंबवत दूरी, इस अक्ष से लंबवत दूरी ये आर, ये हो जाएगा I इजिकल टू एम आर स्क्वायर, अक्ष से लंबवत दूरी। ये कब है, जब एक सिंगल द्रव्यमान दिया हो, सिंगल मास दिया हो, क्या हो, सिंगल द्रव्यमान दिया हो, सिंगल मास आपको दिया हो। फॉर्मूला क्या है, I इजिकल टू एम आर स्क्वायर, I इजिकल टू एम आर स्क्वायर। अब ऐसा कोई सिस्टम भी हो सकता है, निकाय भी हो सकता है, जिसमें एक मास नहीं होगी, एक से अधिक मास हो सकते हैं। यहाँ पर भी एक मास हो सकता है, यहाँ पर भी एक मास हो गया, यहाँ पर भी एक मास हो गया, तो उसको बोलेंगे बिंदु द्रव्यमानों से बना निकाय। ठीक है, पॉइंट मास से बना हुआ सिस्टम। तो उसका जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालेंगे वो अपन आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, अब पढ़ते हैं कि बिंदु द्रव्यमान से बने निकाय का जड़त्व आघूर्ण, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास सिस्टम, यानी कि बिंदु द्रव्यमान से बने निकाय का जड़त्व आघूर्ण। ठीक, अब देखो बिंदु द्रव्यमान मतलब क्या होता है, आपको पता है ना, मोस्टली अपन फिजिक्स में बिंदु द्रव्यमान को काम मिलने, यानी कि बिंदु द्रव्यमान का मतलब यह है कि एक बिंदु मान लीजिए, तो सारा मास वहीं पे होगा, सारा मास वहीं पे उसी पॉइंट पे केंद्रित माना जाता है, वो होता है बिंदु द्रव्यमान। समझ गए, एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट पे ही संपूर्ण मास को केंद्रित माना जाता है, वो हो गया बिंदु द्रव्यमान, बिंदु द्रव्यमान। ठीक है, पॉइंट मास हो गया। ठीक है, रीजन ये होता है कि एक्चुअली भाई अगर मास आप बड़ा लोगे, बहुत बड़ा, तो एक्चुअली में उसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहीं ना कहीं बीच में आएगा। और मान लो कोई जो मास आपने लिया उसकी रेडियस आर है, भाई मैंने माना कोई गोलाकार द्रव्यमान है, ठीक है, उसकी रेडियस आर है, तो जो लेंथ है ना वो फिर R1 प्लस आर हो जाएगी। समझ गए, बात समझ गए ना। फिर वो जो दूरी है वो द्रव्यमान केंद्र से मानी जाएगी, सेंटर ऑफ मास से मानी जाएगी, तो फिर वो R1 प्लस आर हो जाएगी लंबवत दूरी टोटल। ठीक है, इसीलिए इनको बिंदु द्रव्यमान मान के चलते हैं। क्या मानते हैं, बिंदु द्रव्यमान। बात क्लियर। पॉइंट मास, पॉइंट मास मतलब कि जो पूरा जो मास है, संपूर्ण मास है, वो एक बिंदु के रूप में केंद्रित है उसी पॉइंट पे। यानी कि मैंने अगर M1 बोल दिया तो यहाँ पर है तो वो एक ही पॉइंट पे केंद्रित है। समझ गए, ताकि लेंथ कितनी आएगी, R1 ही आएगी। समझ गए बात करेक्ट। नहीं तो क्या होगा, अगर इतना बड़ा मास हुआ तो एक पॉइंट वाला मास का एक टुकड़ा तो पास में होगा, जबकि एक टुकड़ा दूर होगा। फिर अपन क्या लेंगे, सेंटर ऑफ मास वाली चीज लेंगे। समझ गए, तो अपने को उसमें नहीं जाना है, इसलिए अपन बिंदु द्रव्यमान मानते हैं। बात क्लियर। तो बिंदु द्रव्यमान से बने निकाय का जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास सिस्टम। बात क्लियर। अब देखो, ये एक पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा क्या है, एक सिस्टम है। अब आपसे कोई पूछे कि सिस्टम का ए बी एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी कि निकाय का ए बी एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। अब मैंने ए बी एक्स क्यों लिखा, क्योंकि अक्ष लिखना जरूरी है। डिफरेंट अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण डिफरेंट हो सकता है। समझ गए, अलग अलग अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण अलग अलग हो सकता है, समान भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर अक्ष अलग है तो अलग भी हो सकता है। समझ गए, तो निकाय आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ए बी अक्ष के सापेक्ष ही निकालना है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ एक और अक्ष होती सी डी, ठीक, तो आपको कोई बोलता कि इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण निकालो, तो वो सवाल ही गलत है। आपसे कोई पूछे, अगर यहाँ कोई एक अक्ष होती सी डी और आपसे कोई पूछ लेता कि उस निकाय का जड़त्व आघूर्ण निकालो, तो वो सवाल ही गलत है, दैट क्वेश्चन रॉन्ग। ठीक है, तो इसीलिए अपने को अक्ष का पता होना जरूरी है, क्योंकि अक्ष ही बताएगी कि भाई किसके सापेक्ष अपने को निकालना है। समझ गए, अगर सी डी है तो मेरे को बताना पड़ेगा कि निकाय का सी डी के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना है। बात क्लियर। अगर ए बी अक्ष है तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि निकाय का ए बी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना है। अगर डायरेक्ट बोल दे सिर्फ जड़त्व आघूर्ण तो वो सवाल गलत है, क्योंकि आपको पता ही नहीं किसके सापेक्ष निकालना है। सी डी के सापेक्ष कुछ और आएगा, ए बी के सापेक्ष कुछ और आएगा विद रेस्पेक्ट टू ए बी। समझ गए, सापेक्ष यानी कि विद रेस्पेक्ट टू। ठीक है, हाँ। तो निकाय का ए बी के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण यानी कि सिस्टम का ए बी एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसको मैंने नाम दे दिया आई ए बी। आई यानी कि सिंबल है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण का। ठीक है, आई ए बी बोल दिया, तो वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। जहां पर I1 क्या है, तो I1 है इस M1 का इस ए बी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। बात क्लियर, लाइन समझ गए। M1 का ए बी एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसी प्रकार I2 क्या है, M2 का ए बी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण।
I3 M3 का AB एक्स के सापेक्ष जड़त्व आगुण और I4 क्या है, इस M4 का AB एक्स के सापेक्ष जड़त्व आगुण। तो जो टोटल जड़त्व आगुण है निकाय का वो होगा IAB, वो होगा M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस M3R3 स्क्वायर प्लस M4R4 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको पता फार्मूला क्या होता है, MR स्क्वायर होता है, ठीक है। जब इसके लिए लिखोगे ये I1 तो ये क्या आ जाएगा MR1 स्क्वायर, इसके लिए लिखोगे तो M2R2 स्क्वायर, ठीक, इसके लिए लिखोगे तो M3R3 स्क्वायर, इसके लिए लिखोगे तो M4R4 का स्क्वायर। बात क्लियर? तो सभी का ये टोटल हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, इनका जड़त्व आगुण है एक एक का निकाल के इन सभी को जोड़ देंगे तो पूरे सिस्टम का आ जाएगा, पूरे निकाय का आ जाएगा अपने पास। बात क्लियर? और अगर यहाँ पे कोई CD एक्सेस होती, मान लिया CD एक्सेस, ठीक है, तो CD एक्सेस के लिए फिर बात अलग होती। फिर यदि आप इस वाले का निकालते तो ये दूरी, ये R2 प्लस ये कुछ दूरी मान लो x, तो ये R2 प्लस x आती, समझ गए। इस M1 के लिए देखते तो फिर वो हो जाता R1 माइनस x हो जाता, ये वाली दूरी सिर्फ रहती इतनी, समझ गए। तो ये अक्ष से दूरी पे डिपेंड करता है, अक्ष से दूरी पे डिपेंड करता है, इसीलिए आपको अक्सेस बताना जरूरी है कि कौन सी अक्ष के सापेक्ष आप निकाल रहे हो, कौन सी अक्ष के रेस्पेक्ट में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, वो बताना जरूरी है। समझ गए? बात क्लियर? चलिए अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब देखो, अब देखते हैं जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इनको देखने के बाद। इंग्लिश मीडियम वालों को मैं मेन टर्म्स बता दूंगा कि चीज़ का क्या मतलब है, ठीक है, टेंशन ना ले। अब देखो फर्स्ट पॉइंट, जड़त्व आघूर्ण एक अदिश स्केलर राशि है, यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर एंड स्केलर होता है, सदिश और अदिश। तो जड़त्व आघूर्ण क्या है, अदिश राशि है, यानी कि इसकी कोई दिशा नहीं होती, ओनली फॉर इसका वैल्यू रहता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं रहती, कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो जड़त्व आघूर्ण क्या हुआ, अदिश राशि। बात क्लियर? अब नेक्स्ट है कि मात्रक यानी कि यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट होगी किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, केजी इंटू मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों? देखो फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। जहाँ पे m क्या है, मास, तो मास को आप किस में लेते हो, केजी में, किलोग्राम में, इंटू r क्या है, लेंथ, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को आप किस में लेते हो, मीटर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, मीटर और ये स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर। तो जो यूनिट है वो क्या बन जाएगी, केजी इंटू मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। फिजिक्स में हमेशा ध्यान रखना, अपन जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो मास है उसको लेंगे केजी में, किलोग्राम में, लेंथ आएगा उसको लेंगे मीटर में, और जो टाइम आएगा उसको लेंगे सेकेंड में। बात क्लियर? बाकी किलोग्राम आपको पता है, किलोग्राम मतलब होता है 1000 ग्राम। आप लिखोगे 1 केजी, यानी कि जहाँ पे के होता है 10⁻³ जी यानी कि ग्राम। बात क्लियर? यानी कि 1000 ग्राम, तो किलोग्राम क्या हो गया, 1000 ग्राम। फिर होता है मीटर, और 1000 मीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर। 1000 मीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर। ये बेसिक चीज़ें पता है आपको, ठीक है, ध्यान रखनी चाहिए, बहुत बेसिक है लेकिन अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक। तो यूनिट क्या होगी, केजी इंटू मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, शून्य हो सकता है। यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, शून्य, जीरो हो सकता है, जीरो इज पॉसिबल, जीरो पॉसिबल है। अब कैसे कि सर ऋणात्मक नहीं हो सकता और शून्य हो सकता है, कैसे? तो अब देखो, आप फॉर्मूले को देख लो, फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान, मास। तो क्या मास कभी नेगेटिव होगा, द्रव्यमान कभी ऋणात्मक होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, द्रव्यमान कभी नेगेटिव नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, सब बात ये नहीं होगा। अब आपको देखो R स्क्वायर है,
किसी भी संख्या का स्क्वायर किया हुआ है, वर्ग किया हुआ है, तो वो भी कभी नेगेटिव नहीं होता। किसी भी संख्या का स्क्वायर भी कभी नेगेटिव नहीं होता। जीरो जरूर हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि अगर -3 भी है तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो समझ गए, MR स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, शून्य हो सकता है। अब शून्य किस केस में होगा, जैसे कि एक्सेस है, अब कोई मास है m, या तो ये हो सकता है कि ये जो मास है वो अक्ष पे ही हो, इसी अक्ष पे मास स्थित हो, ठीक है, द्रव्यमान, तो जो डिस्टेंस r है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसलिए शून्य हो जाएगा। समझ गए, या फिर खुद मास ही कुछ है ही नहीं, मास की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, मास का वैल्यू 0 है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण 0 हो जाएगा। समझ गए, बाकी लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। बात क्लियर, तीनों पॉइंट क्लियर, ठीक। अब बढ़ते हैं चौथे और पांचवें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पर। अब देखो, ये कह रहा है किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण, किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण वस्तु के घनत्व, आकार, आकृति तथा दी गई अक्ष पर निर्भर करता है। यानी कि किसी भी वस्तु का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो वस्तु की डेंसिटी, घनत्व यानी कि डेंसिटी, आकार यानी कि साइज, आकृति शेप तथा दी गई एक्सेस, जिस एक्सेस के रेस्पेक्ट में अपने को निकालना है उस पर निर्भर करता है, ठीक। तो अब देखो, दी गई अक्ष पर निर्भर करता है मतलब कैसे, क्योंकि भाई कौन सी अक्ष दी गई है उससे दूरी मालूम पड़ेगी। समझ गए, भाई पास वाली अक्ष है तो दूरी कम होगी, दूर वाली अक्ष है तो दूरी ज़्यादा होगी। समझ गए, तो उस दूरी पर डिपेंड करता है, इसलिए दी गई अक्ष पर निर्भर करता है। उसके अलावा डेंसिटी क्या, घनत्व, तो आपको पता है किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। आकार, आकार कितना बड़ा है उस पर भी डिपेंड करेगा, भाई आकार जितना बड़ा होगा उतना ही क्या है, उतना ही मतलब चीज़ें मतलब वेरी करेगी कि कौन सा द्रव्यमान कहाँ पे, अगर बहुत बड़ा द्रव्यमान है, ठीक है, आगे आएंगे अपने गोला आएगा, चक्ति आएगा, सब चीज़ें उस टाइम ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो उसका एक पार्ट द्रव्यमान का यहाँ है, एक पार्ट यहाँ है, तो अपन सेंटर ऑफ मास लेते हैं, ठीक है। आकृति कैसी होगी, शेप, उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, गोले का अलग होगा, रिंग का अलग होगा, ठीक है। तो घनत्व, आकार, आकृति, ठीक, इन पे डिपेंड करता है अपना जड़त्व आघूर्ण। बात क्लियर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कि भाई एक ही वस्तु का जड़त्व आघूर्ण भिन्न भिन्न अक्ष के सापेक्ष भिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। क्या कह रहा है, एक ही वस्तु का जड़त्व आघूर्ण भिन्न भिन्न अक्ष के सापेक्ष भिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण, यानी कि अक्ष के चारों तरफ द्रव्यमान किस हिसाब से बटा हुआ है, किस हिसाब से वितरित है, उस पर निर्भर करता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए समझे तो कि भाई एक ही जो वस्तु है, ठीक है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिफरेंट एक्सेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंट होगा, ठीक है, डिफरेंट जो एक्सेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंट होगा, ठीक। क्योंकि रीजन क्या होता है कि इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, द्रव्यमान वितरण, वो डिफरेंट एक्सेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंट होता है। समझ गए, अलग अलग अक्ष के सापेक्ष में अलग अलग द्रव्यमान वितरण होता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि भाई ये कोई एक्सेस है, ए बी एक्सेस, ठीक, ये कोई एक्सेस है, सी डी एक्सेस, यहाँ पे कोई ये लेंथ है, इन दोनों के बीच की दूरी है, मैंने मान लिया 9 मीटर, कितना, 9 मीटर। अब यहाँ पे कोई मास रखा हुआ है m, जिस मास की वैल्यू कितनी है, 5 kg, ये मान लो। तो अब यदि इस 5 kg मास का, और ये लेंथ कितनी मान लो, 4 मान लो, तो ये कितनी हो जाएगी, 5, टोटल 9 है, तो ये 4, ये 5। तो यदि इस 5 kg का इस ए बी जो एक्सेस है इसके रेस्पेक्ट में देखे, आई ए बी, तो क्या होगा, एम आर स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 4 का स्क्वायर। बात क्लियर। यदि सी डी एक्सेस के रेस्पेक्ट में देखे तो द्रव्यमान 5 इंटू ये लेंथ 5 का स्क्वायर। समझ गए, तो सेम मास है, मास वही है, बट ए बी अक्ष के लिए जो जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अलग आ रहा है, सी डी एक्सेस के रेस्पेक्ट में अलग आ रहा है। रीजन, क्योंकि ये लेंथ इंपॉर्टेंट होती है, उसके आसपास जो द्रव्यमान वितरण है, मास डिस्ट्रीब्यूशन, वो किस हिसाब से
उस पर डिपेंड करता है। समझ गए? बात क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया कि संपूर्ण निकाय का ए बी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण ज्ञात करो। आपको क्या करना है, इस जो टोटल सिस्टम है उसका ए बी अक्ष के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जड़त्व आघूर्ण। अब देखो एक मास दिया हुआ है द्रव्यमान m1, एक दिया हुआ है m2, एक्सेस क्या दी हुई है ए बी, ये लेंथ, ये 4 kg का एक मास है m1 जिसका द्रव्यमान कितना 4 kg, डिस्टेंस दी हुई है 50 सेंटीमीटर। ठीक, उसी प्रकार जो m2 है उसका जो द्रव्यमान कितना दिया हुआ 20 ग्राम दिया हुआ है, 20 ग्राम, डिस्टेंस दी हुई है 10 मीटर। अब आपको संपूर्ण निकाय का ए बी के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो देखो संपूर्ण निकाय का निकालना है आपको, इस टोटल पूरे सिस्टम का। तो साफ बात है, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, I1 यानी कि क्या होगा, इस m1 का ए बी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। I1 यानी कि m1 का ए बी के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, बात क्लियर? तो यहां पे आपको पता है m1 कितना दिया हुआ है 4 kg, फॉर्मूला क्या होता है mr स्क्वायर, यानी कि भाई m1 r1 का स्क्वायर। अब देखो यहां पे देखोगे m1 कितना दिया हुआ 4 kg, बात क्लियर? ओके, अब r देखो, r1 कितना है, डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। मैंने बताया कि फिजिक्स में कुछ भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो सेंटीमीटर में आए तो उसको डिस्टेंस को मीटर में लिखना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं, सभी को पता है। तो आप क्या करोगे, इस जो 50 है, 50 को 50/100 क्या लिखोगे, मीटर में लिखोगे, मीटर में, फिर उसका स्क्वायर कर दोगे। बात क्लियर? जब सॉल्व करोगे तो 4 × 50 से ये 1/2, 1/4 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एक किस में आएगा, यूनिट क्या आएगी, kg × मीटर स्क्वायर, 1 kg × मीटर स्क्वायर। अब आपको लेना है I2, क्या निकालना है, I2 निकालना है। ठीक, I2 यानी कि जो m2 है, m2 का AB के सापेक्ष, m2 का AB के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ठीक, m2 का AB के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तो साफ बात है क्या होगा, m2 × r2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको m2 कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, तो चूंकि ये दिया हुआ किसमें, ग्राम में, और आपको पता है 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। तो आपको यदि ग्राम में दिया हुआ है तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करो। भाई ऐसे होता है ना, सब कुछ चीज़ें एक ही नियम से होती है। आपको निकालना किस में, किलोग्राम में निकालना है। तो आप देखो 1000 जब होता है ग्राम, तब जाके बनता है 1 किलोग्राम। ठीक, तो यदि 20 ग्राम है तो कितना किलोग्राम बनेगा, 1/1000 × 20, ऐसे ही करते हैं, 1/1000 × 20, एक ही नियम से। ठीक है, तो 20/1000, 20/1000 ये किस में हो जाएगा, 20/1000 हो जाएगा किसमें, किलोग्राम में, इनटू डिस्टेंस कितनी हुई 10, 10 का स्क्वायर। समझ गए? जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ऊपर 100 और 20, 2000/1000 यानी कि 2, तो यूनिट क्या आएगी, kg × मीटर स्क्वायर, kg × मीटर स्क्वायर। तो टोटल क्या होगा, IAB क्या एक्चुअली में, संपूर्ण निकाय का ए बी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, ये जो IAB है, जो टोटल जो सिस्टम है उसका इस ए बी एक्सिस के रेस्पेक्ट में जड़त्व आघूर्ण, वो क्या होगा, इसका प्लस इसका, I1 + I2, यानी कि I1 कितना 1, I2 2, यानी कि 3 kg × मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा IAB। बात क्लियर? अगर इस निकाय में ये वाला मास नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वाला मास नहीं है, तो आपसे कोई पूछता कि इस संपूर्ण निकाय का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो, तो निकाय में एक ही मास है, तो इसके कारण कितना आ रहा है, 1 आ रहा था, तो ओनली फॉर क्या होता, 1 होता। ठीक, बात क्लियर? जितने मास है उन सभी का
जड़त्व आघूर्ण का योग निकालना है आपको, टोटल करना है, ठीक। और अगर आपको एक एक का पूछे इंडिविजुअल का तो आप इंडिविजुअल का निकाल सकते हो, समझ गए। तो पूछा क्या, वो सबसे मेन है कि आपको संपूर्ण निकाय का पूछ रहा है, टोटल सिस्टम का पूछ रहा है, या फिर जो इंडिविजुअल है एक एक उसका पूछ रहा है, समझ गए। चलिए अब देखो आज की आखिरी स्लाइड, इसमें ये जो न्यूमेरिकल है इसमें पूछा गया कि भाई निकाय का ए बी एंड ए डैश बी डैश अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। आपको 2 एक्सेस दी हुई है, एक तो ए बी एक्सेस और एक ए डैश बी डैश एक्सेस। ये ए बी और ए डैश बी डैश एक्सेस दोनों आपस में क्या लंबवत है, दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक, बात क्लियर। तो के सापेक्ष आपको जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये जो मास m, एक है m दूसरा है 2m, और ये m और 2m कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है ए डैश बी डैश एक्सिस पे, ठीक। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं ए बी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ए बी अक्ष के सापेक्ष विथ रेस्पेक्ट टू ए बी अक्ष जड़त्व आघूर्ण, ठीक। तो ए बी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो वो हो जाएगा आई ए बी, बात क्लियर। अब इस सिस्टम है जो निकाय है इसमें कितने द्रव्यमान है, 2 है, एक तो m है दूसरा 2m। तो पहले लेते हैं m, तो उसका आ जाएगा m द्रव्यमान इंटू इस ए बी अक्ष से डिस्टेंस कितनी है l/2, तो l/2 का स्क्वायर, ठीक, बात क्लियर। प्लस पीछे कौन चाह रहा फिर 2m इंटू l/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी लेंथ कितनी है l/2। अपने को क्या देखना है, ए बी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू ए बी, इससे तो इससे दूरी कितनी है l/2, इससे l/2। तो यहाँ से देखोगे टोटल हो गया m l²/4, ml²/4। उसी प्रकार ये 2m इंटू l²/4, तो l²/4 से ये आप कैंसिल करोगे तो ये l²/2 आ जाएगा, l²/2 आ जाएगा, ठीक। और जब आप इनका योग करोगे, टोटल करोगे तो 3/4 कितना आ जाएगा ml², 3/4 ml²। क्यों, क्योंकि भाई इसको इस ml² को आप क्या लिख सकते हो नॉर्मली, ये भाई 1/2 ml² है तो उसको क्या लिख सकते हो 1/4 ml² प्लस 1/4 ml²। तो 1/4 ml² कितने हुए, 3 हुए, तो 3 इंटू 1/4 ml², यानी कि 3/4 ml², बात क्लियर। चलिए अब बात करते हैं आई विथ रेस्पेक्ट टू ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश के लिए देखोगे तो ए डैश बी डैश एक्सेस ये है, ठीक। पहले आप देखोगे कि एम के लिए तो मास m इंटू इस मास m की ए डैश बी डैश से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, लंबवत दूरी 0, क्योंकि ये मास खुद इसी एक्सेस पे स्थित है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस और कौन सा मास आ गया 2m इंटू, अब ये 2m मास का ए डैश बी डैश एक्सेस से कितनी दूरी है, लंबवत दूरी कितनी है, इसकी भी 0, क्योंकि ये खुद इसके ऊपर ही है, तो ये 0 का स्क्वायर, बात क्लियर। यानी कि ये हो क्या जाएगा एक्चुअली में 0 पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0, किसके रेस्पेक्ट में, ए डैश बी डैश के रेस्पेक्ट में। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो मास है द्रव्यमान है वो खुद इसके ऊपर ही है, यानी कि इसी एक्सेस पे है, इस एक्सेस से उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत दूरी है, वो क्या है 0 है। इसीलिए इस एक्सेस के रेस्पेक्ट में इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व आघूर्ण है, वो क्या आएगा 0 आएगा, वो क्या आएगा 0 आएगा। बात क्लियर। चलिए तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा जड़त्व आघूर्ण से संबंधित। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक ऐसा न्यूमेरिकल करवाऊंगा, एक ही न्यूमेरिकल करवाऊंगा पूरी क्लास में, ठीक है, उस आधे घंटे क्लास में, लेकिन पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर न्यूमेरिकल होगा। उस न्यूमेरिकल को अपन अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है उसके बारे में सब कुछ उस न्यूमेरिकल का पोस्टमार्टम कर देंगे। फिर उसके बाद आपको पॉइंट मास से संबंधित, बिंदु द्रव्यमान से संबंधित कोई भी जड़त्व आघूर्ण वाला सवाल कैसा भी हो,
कभी गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। और एक बार फिर से इस क्लास में जो बताई कि एक एक बात को ध्यान से समझना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। कहीं कुछ बोला हुआ समझ में नहीं आया हो तो फिर से पीछे जाके फिर से सुनना, समझ में ज़रूर आएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।